नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर पीएम मोदी आ रहे हैं। 11 दिन के अंदर पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा है और एक सप्ताह के अंदर पीएम मोदी दूसरी बार देश के दिल यानी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी महाकौशल अंचल को जबलपुर दौरे पर है। इस दौरान पूरी संस्कारधानी आदिवासी रंग में रंगी नजर आएगी। पीएम मोदी रानी दुर्गावती की जयंती पर आयोजित समारोह में भी शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। ये स्मारक जबलपुर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा। रानी दुर्गावती की 51 फीट ऊंची मूर्ति भी बनेगी, जिसको मदन महल किले के पास पहाड़ी पर लगाई जाएगी। वहीं पीएम मोदी लगभग 12,000 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। आदिवासियों को साधने की बीजेपी की पूरी तैयारी है। गैरीसन मैदान में ये जनता बैठेगी और उसके बीच में एक सड़क भी बनाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गाड़ी पर सवार होकर जनता का अभिवादन करेंगे। इस पूरे पंडाल को आदिवासी कला और संस्कृति के अनुसार तैयार किया गया है। पूरे पंडाल के मंडला आर्ट को ध्यान में रखते हुए फ्लैक्स लगाए गए हैं। जबलपुर में होने वाली यह आम सभा राजनीतिक दृष्टि और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जबलपुर के आसपास कई आदिवासी बहुल्य सीट है। जबलपुर जिले में ही एक विधानसभा शेड्यूल ट्राइबल के लिए आरक्षित है। इसके अलावा मंडला, डिंडोरी, उमरिया और सिवनी और छिंदवाड़ा में रहने वाले गौड़ आदिवासी वोटर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। मध्य प्रदेश में आदिवासी गौड़ समाज के लगभग 50 लाख वोटर है और मध्य प्रदेश की 84 विधानसभा सीटों पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कितनी तैयारियां यहां पर की जा रही है। पीएम मोदी जो है आज जबलपुर जाएंगे। 11 दिन में ये इनका तीसरा दौरा होगा, यानी 6 महीने में 8वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये दौरा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से जो है देश के दिल यानी मध्य प्रदेश आएंगे। और आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इसके क्या कुछ मायने हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में 8वां दौरा है। 11 दिन में हम देखे जाए तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में आ रहे हैं। ऐसे में आज जबलपुर दौरा है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस दौरे के? का दौरा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। कहीं भी सीएम फेस उन्होंने घोषित नहीं किया है। प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है और मध्य प्रदेश इस तरह से माना जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बड़ा घमासान होने वाला है। 50-50% तक चांसेस थे, लेकिन जिस तरह से मोदी ने दौरे किए लगातार और दिग्गजों को मैदान में उतारा है, उससे एक तरफ से माहौल बदला हुआ सा नजर आने लगा है। कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस होती दिख रही है, चाहे वो दिग्गजों को मैदान में उतारने का मामला हो, चाहे मोदी के लगातार दौरे हो, चाहे अमित शाह के हाथ में कमान आ जाना हो। पूरी रणनीति दिल्ली से बन रही है, दिल्ली से संचालित हो रही है। अमित शाह के नेतृत्व में आर्मी विभेद और भूपेंद्र यादव पूरी बागडोर अपने हाथ में लेकर संगठन से लेकर और नीचे के कार्यकर्ताओं तक को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, उनमें जोश भरने में लगे हैं। और हमने देखा है कि भोपाल में महाकुंभ आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश भरने की कोशिश की गई थी। बीजेपी चार्ज करना चाहती है कार्यकर्ताओं को और जनता में मैसेज देना चाहती है कि पिछले 18 साल में कोई एंटी इनकम्बेंसी है, कोई नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, तो वो दूर की जा सके। जिस चेहरे को लेकर या फिर काम को लेकर कार्यकर्ता यदि मायूस हो जाते हैं, लगातार एक सरकार बनी रहने से उनके कार्यकर्ताओं में एक चेहरे को लेकर और एक अपनी सरकार के लिए प्रति भी वो हो जाता है कि मायूसी टाइप की छा जाती है, या वो उतने जोश में काम नहीं करते, उनमें निराशा आ जाती है। तो वही कहीं जोश भरने का काम किया है और लोगों में, खासकर जो मतदाता हैं, वो किसी चेहरे पर ना होकर मोदी के नाम पर वोट कर सकें। इसलिए आप देखिए कि तमाम योजनाओं में, विज्ञापनों में और मोदी के दौरे से इंगित कर दिया है। पार्टी ये प्रचार करने की कोशिश कर रही है कि सीएम फेस हमने घोषित नहीं किया है, मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, बाद में मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है बीजेपी को। तो ये रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग पूरे मध्य प्रदेश को नाप चुके हैं।
चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, इसके बाद भी दौरे रहेंगे। तो आप देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार दौरों की शुरुआत हो गई है। प्रियंका गांधी भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, राहुल गांधी भी दौरे कर चुके हैं। तो अभी चुनावी माहौल बनने लगा है। अभी और आपको और भी दौरे ऐसे देखने को मिलेंगे जो लगातार चुनाव से पहले एक माहौल बनाने का काम अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा। बिल्कुल ब्रजेश जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का जबलपुर दौरा और रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन करना, क्या ये कोई संयोग है या आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश है? क्योंकि जैसे हमने देखी स्थिति, महाकौशल में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, तो क्या ये रणनीति के तहत आदिवासियों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? मध्य प्रदेश में आदिवासी बड़ा फैक्टर है। वो जिसके पाले में जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। हमने 2003 से पहले देखा कि आदिवासियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा और कांग्रेस की सरकार बनती गई। 2003 में आदिवासी बहुल सीटों पर 84 सीटें हैं आरक्षित, उन सीटों पर एससी थी वह बीजेपी का बढ़त मिली तो बीजेपी की सरकार बनी। 2018 में हम देखते हैं कि झुकाव उनका थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ गया, लेकिन पूर्ण बहुमत से भले ही सरकार ना कांग्रेस की बनी हो, लेकिन आदिवासी सीटें ज्यादा कांग्रेस को बीजेपी से मिली थी, इसलिए वो सत्ता में आ गए थे। इसके बाद से सचेत हुई बीजेपी और लगातार आदिवासियों के बीच में वो जाकर काम कर रही है। चाहे रानी कमलापति स्टेशन का नाम रखना हो, टंटिया मामा का मामला हो, चाहे जबलपुर में इससे पहले अमित शाह का आना हो, और जो आदिवासी नायक हैं उनको सम्मान देना, उनको सामने आना, पैसा एक्ट लागू करना जो कि पंचायतों को अधिकार देंगे, आदिवासियों को अधिकार देंगे, विशेष अधिकार होंगे, आदिवासी क्षेत्रों में घर तक राशन पहुंचाने की योजना लाना, ऐसी तमाम योजनाएं शिवराज सरकार ने लागू की ताकि जो आदिवासियों का कहीं ना कहीं विश्वास कम हुआ था वो हासिल किया जा सके। आदिवासियों को लुभाने का काम हम देख रहे हैं कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश में। और जो आपने कहा है कि इसके पीछे रणनीति है बीजेपी की, आदिवासी वोट बैंक उनके पास वापस आ जाए। ये मूल वोट बैंक जो था कांग्रेस का रहा है, जिसमें बीजेपी लगातार सेंधमारी करती रही है, चाहे वो आरएसएस के माध्यम से, चाहे सेवा भारती के माध्यम से। आरएसएस का एक सबका जमीनी स्तर पर आदिवासी क्षेत्रों में काम करता है। इसके अलावा बीजेपी योजनाओं के माध्यम से उनके नायकों को सामने लाकर सम्मान देने के माध्यम से उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि मोहनखेड़ा में प्रियंका गांधी आ रही है, क्योंकि वो उसी तरीके से जो तरीका बीजेपी ने अपनाया है वो बाकायदा आदिवासी नायकों के मत्था टेकेंगी और ये जताने की कोशिश करेंगी इंदिरा गांधी का आदिवासियों के प्रति कितना लगाव था। बिल्कुल, कांग्रेस भी उसी तरीके पर आगे बढ़ रही है। अब आदिवासी वर्ग किसके पाले में जाएगा वो महत्वपूर्ण है। वो जिसके पाले में जाएगा उसकी सरकार रहेगी या वो जिसको चाहेगा वो सत्ता में लौट आएगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, ये तो दिलचस्प होगा जानना। ब्रजेश जी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखना और इस प्रकार दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन करना, कहीं ना कहीं गौंड समाज से रानी आती है और पिछले चुनाव में हमने देखा गौंड समाज की खासी नाराजगी यहाँ पर देखी गई। गौंड समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर देखा जाता है। तो क्या लगता है आपको इस प्रकार के काम करने से, भूमि पूजन करने से उनके स्मारक का और उनके क्योंकि आस्था का केंद्र है रानी कमलापति, रानी दुर्गावती गौंड समाज के लिए, तो क्या ये उन समाज पर प्रभाव डालेगा? क्या वो समाज इनसे प्रभावित होंगे? देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग में भी बहुत ज्यादा विभाजन है। बहुत सारे रोटी बेटी का संबंध तक नहीं उनमें होते हैं। राजनीतिक रूप से वो एकजुट नहीं है आदिवासी के नाम में। लेकिन जिस गौंड समाज की हम बात कर रहे हैं उसकी संख्या सर्वाधिक है और यही कारण है कि रानी दुर्गावती के जो शिलान्यास किया जा रहा है, चाहे रानी कमलापति का रेलवे स्टेशन के नाम पर रखना, तो आप ये देखिए क्यों किया जा रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आदिवासी जो एक तरह से वनवासी कहे जाते हैं, वनों में रहते हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया है। आजादी की लड़ाई में उन्होंने जिस तरह से योगदान दिया वैसा आज तक उनको वो सम्मान नहीं मिला। तो बीजेपी यही जताने की कोशिश कर रही है कि लंबे समय से आप लोगों की उपेक्षा की गई है, आपको सिर्फ वनवासी माना गया है, पट्टे देने तक सीमित रखा गया है, लेकिन हम आपके जननायकों को सम्मान दिला रहे हैं। पूरे देश में उनका नाम हो रहा है। इससे पहले टंटिया मामा का नाम कौन जानता था? रानी कमलापति का नाम स्टेशन पे नहीं रखा जाता तो उतना सम्मान कहाँ मिल रहा था? उनके जो महल हैं आज भी खंडर बने हुए हैं। यदि रानी दुर्गावती की बात करें तो आज उनकी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों कांग्रेस उनके जननायकों के स्टेचू पर जाके मत्था टेक रही है? इसीलिए ना, क्योंकि उनको वो सम्मान देना शुरू कर दिया, लोग उन्हें जानने लगे। उनकी वो जो उनका योगदान है रहे स्वतंत्रता के आंदोलन में
वो सबको पता चलने लगा है। तो ये भी एक सम्मान की बात है। और द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से राष्ट्रपति बनाया है, उसको भी बनाने की कोशिश करती है बीजेपी लगातार। वो कहती है कि आदिवासियों को कभी ऊंचे पदों पर कांग्रेस ने नहीं पहुंचने दिया। मध्य प्रदेश में चाहे कांतिलाल भूरिया हो, चाहे जमुना देवी हो, तो इन लोगों को हमेशा पीछे रखा है कांग्रेस ने, और वोट बैंक का उपयोग करती रही उनके। लेकिन बीजेपी उनको लगातार सम्मान दे रही है, चाहे राष्ट्रपति के चयन के मामले में हो, चाहे अन्य मामलों में। तो निश्चित तौर पर ये वोट बैंक पर नजर है और वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि वोट बैंक में सेंध लगा पाई है बीजेपी, नहीं तो ये कांग्रेस का वोट बैंक था। तो इन्हीं प्रयासों से तो उसको सफलता मिली है। तो ये प्रयास और बढ़ा दिए गए हैं कि और सफलता मिल सके उसको। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, अब देखना खास होगा क्योंकि मेहनत यहाँ पर की जा रही है बीजेपी द्वारा। लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व के दौरे हो रहे हैं और बड़े बड़े काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासी वोटर किसके खाते में अपना मतदान देता है और किसकी सरकार आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ब्रिजेश जी ने जिस प्रकार से पूरी हमें जो है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जानकारी दी, कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि जिस प्रकार से बीजेपी इस चुनाव में आदिवासियों को प्राथमिकता दे रही है, आदिवासी जो वीर हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको याद कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। और जिस प्रकार से महाकौशल में बीजेपी की स्थिति है, कमजोर है यहाँ पर बीजेपी, तो उसको भी कहीं ना कहीं मजबूत करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री का आना और जो रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन करना अपने आप में कोई संयोग नहीं है, बल्कि रणनीति है, जिस रणनीति के तहत पार्टी जो है आगामी चुनाव में उतरने वाली है। और आदिवासी वोटर्स को साधने का यहाँ पर प्रयास जो है बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी जो है अपने लेवल पर काम कर रही है। इससे पहले हमने देखा था जबलपुर में प्रियंका गांधी का भी दौरा था और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। रानी दुर्गावती का जिक्र भी हमने उनके भाषण के दौरान सुना था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो है आगामी चुनाव के लिए तैयार है और आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार है। तो प्रधानमंत्री आज लगभग 3:30 बजे जबलपुर पहुंच जाएंगे और वहां पर रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ की लागत का ये स्मारक जो है बनने वाला है और कहीं ना कहीं रणनीति है यहां पर बीजेपी की, जिसके तहत जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। चलिए इस खबर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं और सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर दौरा है, कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं आगामी चुनाव के लिहाज से? देखिए, निश्चित रूप से ये उनका दौरा मेरी दृष्टि में ये 2 प्रकार से महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में उनका तीसरा दौरा है, हाल ही 1 महीने के दौरान तीसरा दौरा है। तो ये भाजपा को मदद चुनाव में प्रचार में एक प्रकार से करेगा। लेकिन मैं दूसरी दृष्टि से अगर देखूं तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय इतिहास के हिसाब से ये दौरा, विशेषकर आज का दौरा, मेरी दृष्टि में बहुत गौरवान्वित करने वाला है जी। अगर मैं दुर्गावती जी की बात करूं तो दुर्गावती जी का नाम तो सब लोग जानते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से उनका जो काम था वो कालिंगर की राजकुमारी थी और शेरशाह सूरी जो है वो कालिंगर के युद्ध में दुर्गावती जी जो उन दिनों विवाह नहीं हुआ था और उनकी रणनीति से शेरशाह सूरी मारा गया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो प्रतिमान थे, जिन्होंने सत्य के लिए, स्वाभिमान के लिए और भारतीय अपने अस्तित्व के लिए जो संघर्ष किया था, इनका जो अकबर के काल में संघर्ष हुआ था, आसफ खान सेनापति था, उनका जो विशेषकर जो उनका होना चाहिए था समाज में, उनका प्रचार होना चाहिए था, वो उसका बहुत कम रही। मोदी जी ने न केवल दुर्गावती, अगर आप देखेंगे तो बिरसा मुंडा को देखेंगे जिसमें आदिवासी नायक थे, और एक सबसे बड़ी बात आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने श्याम कृष्ण जी वर्मा, उनकी अस्थियां जो कनाडा या कहीं विदेश में थी, वहां से उन्होंने मंगा करके स्मारक उन्होंने बनाया, सरदार पटेल का स्मारक बनाया। तो चुनाव अपनी जगह है, चुनाव में इन सब चीजों का लाभ मिलेगा, लेकिन मोदी जी अपने अभियान से पूरे देश के जो नायक थे उनकी जो स्थापना का अभियान कर रहे हैं
मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रमेश जी, और ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि कोई राजनेता जो है इतना बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रहा है उन वीरों का जिनकी शहादत जो है कोई याद नहीं करता, जिनका नाम भी शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा। सूर्यकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत जी, आज प्रधानमंत्री का जबलपुर दौरा है। अगर हम चुनावी लिहाज से इस दौरे को देखें तो पिछले बार के अगर हम देखें 2018 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर मजबूत थी, बीजेपी की स्थिति यहाँ पर कुछ खासा अच्छी नहीं थी, 2 ही विधायक आदिवासी यहाँ पर है। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा और इतनी बड़ी सौगात देना जबलपुर को कितना कारगर साबित होगा आगामी चुनाव के लिहाज से? देखिए, चुनावी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम है। उसकी अपनी वजह है, जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी कहा है कि बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाकौशल अंचल में जिसका अधिकांश इलाका आदिवासी बाहुल्य है, उस इलाके में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को 15 महीने के लिए सत्ता से बाहर रहना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से इसलिए और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह इलाका पार्टी कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का अंचल भी कहलाता है। तो इस अंचल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इस क्षेत्र की जनता को हजारों करोड़ों रुपए की सौगातें देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं चुनाव में तो असर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे हैं कि जिनकी दम पर चुनाव में बेहद उलटफेर किया जा सकता है। वो जनता को स्वयं से अटैच कर लेते हैं और जनता भी उनको उतने अंगीकृत कर लेती है। तो अगर आप देखें पूरे सिनेरियो में महाकौशल के, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल अंचल को अपने प्रमुख केंद्र के रूप में रखा है। और यही वजह है कि आप अगर बीते कुछ महीनों में के पीछे जाकर देखें तो अमित शाह हों, नरेंद्र मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता केंद्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के और अन्य राज्यों के, उन सबको उस अंचल में भेजा गया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बड़े नेता जो बिहार से आते हैं सुशील मोदी जी, उन्हें छिंदवाड़ा का प्रभार दिया गया है। तो आप मानकर चलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव की दृष्टि से फोकस इस महाकौशल अंचल पर है। और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे यहाँ हो रहे हैं और चुनावी आचार संहिता लगने में 1-2 दिन का समय है। इस बीच अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं इस क्षेत्र की जनता को सौगातें देते हैं तो उन सौगातों का व्यापक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब बड़ी योजनाएं शुरू होंगी तो जनता को उसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा उन योजनाओं का। और उसकी परिणति यह होगी कि जब चुनावी समय आएगा, मतदान का समय आएगा, तो जनता यह देखेगी कि उसके हित के लिए किस नेता ने या किस दल ने कितना काम किया, उसके आधार पर वो चुनाव में मतदान करेगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम रहने वाला है और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की दृष्टि से फायदा भी होगा। बिल्कुल, अब ये तो देखना खास होगा सूर्यकांत जी की कितना फायदा होता है। हालांकि पार्टी जो है पूरी रणनीति के तहत यहाँ पर कार्यक्रम कर रही है। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी रणनीति के तहत जो है पूरे कार्यक्रम कर रही है, लगातार जो है बड़े बड़े नेताओं का दौरा महाकौशल में खास करके हो रहा है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस इस राजनीतिक घेराबंदी के लिए कितनी तैयार है? देखिए, मोटे तौर पर हर राजनीतिक दल जब भी चुनाव आते हैं अपने अपने तरीके से काम करते हैं और उस काम को उनका उद्देश्य जो रहता है कि किस प्रकार हम सत्ता को पहुंच पाए। तो लेकिन उसी के साथ साथ मैं समझता हूं कांग्रेस अपनी जो रणनीति बना रही है, कांग्रेस स्थानीय इशू को उठाएगी। आप अगर इस चुनाव में देख रहे हैं तो भाजपा का जो इशू है वो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और वो इशू है। कांग्रेस जो उठाएगी वो महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, इस तरह के ये इशू उठाएगी। हमेशा भाजपा में हमने देखा है जब से भाजपा अस्तित्व में आई है या उनका पूर्व स्वरूप जनसंघ अस्तित्व में था, तो वो सत्ता की राजनीति के साथ साथ थोड़ी बात सिद्धांत की भी करते हैं। दूसरे राजनीतिक दल सिद्धांत की बात नहीं करते, वो केवल सत्ता की ही बात करते हैं। तो भाजपा वाले कहीं ना कहीं सिद्धांत की भी बात करते हैं। इस चुनाव में भी अगर देखेंगे तो उनका उद्देश्य चुनाव में वोट लेना तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो उन्होंने रविदास जी की स्थापना की सागर में, दुर्गावती की स्मारक बन रहा है जबलपुर में, तो ये जो स्मारक को बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सिद्धांत की भी बात आ रही है। अब सिद्धांत को हमेशा तोड़ा जा सकता है तो वो स्वार्थ से तोड़ा जा सकता है। जिस तरीके से हम अगर मान लीजिए भजन में भी बैठे हैं और चींटी काट ले तो हमारा भजन से ध्यान हट करके चींटी को हटाने में चला जाएगा।
तो ये जो जाति वाला मुद्दा है, महंगाई वाला मुद्दा है, बेरोजगारी वाला मुद्दा है, कांग्रेस जो भाजपा के इस प्रचार को तोड़ने के लिए ये सारे बिंदु ही उसमें उठाएगी। दूसरे दल जो है, अगर आप देखेंगे, एक बात कहकर के विराम देना चाहता हूँ, वो किस प्रकार केवल सत्ता की राजनीति करते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण, कांग्रेस का पहले नारा हुआ करता था कि जात का ना पात का वोट लगेगी, जात पर ना पात पर वोट लगेगा हाथ पर। लेकिन अब उन्होंने देखा कि माहौल, अगर राष्ट्र भाव का माहौल कम करना है तो जाति आधार पर करना है, तो उन्होंने मांग कर दी जाति जनगणना की जाना चाहिए। जबकि गांधी जी, नेहरू जी, अम्बेडकर जी, लोहिया जी सब विरुद्ध थे इसके। तो कुल मिलाकर के वो अब जाति के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भाजपा के इस राष्ट्र भाव को कमजोर करने की रणनीति बनाएंगे। जी बिल्कुल रमेश जी, अभी तो देखना दिलचस्प हो जाएगा आगामी चुनाव में कि किसका जनाधार किसे मिलता है। और मेहनत हम कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां यहां पर कर रही है। हालांकि ये तो आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा कि किसकी जो है सरकार बनती है और किसको आदिवासी वोटर्स जो है चुनता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरी चर्चा हमने की, जाना इसके हर एक मायने को, हर एक पहलू को समझने की कोशिश की कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, इसके क्या क्या पहलू निकल रहे हैं और किन वोटर्स को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और कांग्रेस जो है इससे कैसे निपटेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा अपने आप में ही एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, तो एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है ये कांग्रेस के लिए कि जो काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसके हम कह सकते हैं कि उसके ऑपोजिट में कुछ काम करे और जो है आगामी चुनाव में कैसे आदिवासी वोटर्स को साधे। हालांकि ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि आदिवासी वोटर्स किसका साथ देता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।